भाषा, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान के प्रतिनिधि विद्वान मनीषियों के बीच कुछ अपनी समानताएं होती हैं, जो कालजयी खंडों में जुड़ती ही नहीं बल्कि उनके मूल भाव में स्वयं को पिरोकर अभिव्यक्ति भी पा जाती हैं। ये शरीरधारिणः जीवात् संपन्नः अचरा वा स्थावरा वा तेषां सर्वेषामपि शिवत्वमेव केवलम्। आइए इस तथ्य को परखने के लिए विचरण करें। आधुनिक युग के संस्कृत विद्वान अभिनव कालिदास तथा महान कवि आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूजनैर्दंशनिवारणैश्च काव्य ऋषि मनीषी आचार्य महामहोपाध्याय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन के जीवन और उनकी रचनाओं में विश्व की सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। पुष्प का है अनिल से एक अनलिखा अनुबंध, मैं पवन को सौंपे बिना झरूं तो सौगंध है। इससे संबंधित जितने भी लोग हैं देववाणी से रिलेटेड, उन सबको जोड़ा जाए, उसको कहा जाए कि इसको आज की भाषा बनाया जाए। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमे दुवस्तुनि। रज कण से परिपूरित है शिवत्व, मतलब ऐसा कोई पार्टिकल नहीं जो पैदा है और जो नपैद है वो सब शिवत्व है। आइए चले मोक्षदायिनी पवित्र नगरी काशी की ओर। देखिए, बनारस मैं समझता हूँ विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। वहाँ मिडिल ईस्ट में मोरक्को वगैरह में और शहर हैं जिनको गिनते हैं कि बहुत प्राचीन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बनारस एक यूनिक अपने आप में एक अकेला शहर है, इसकी अलग पहचान है। क्या तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तारे। बनारस कोई शहर नहीं है, बनारस एक पहचान है ऐसे खंड की जो आदि है, अनादि है, पौराणिक है, सनातन है, पुरातन है, अजर है, अमर है, जिसका आज तक किसी को भौगोलिक इतिहास का भी ज्ञान है नहीं। ये तो आदि अनादि काल से है भाई। क्या तारे एक दिन माटी में मिल जाना। यहाँ का प्रत्येक भवन छात्रावास है और यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाबा विश्वनाथ है, वो अकेले ही सबको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो ये विश्वविद्यालय मुक्ति का विश्वविद्यालय है। ये ऐसा शहर है जहां अकिंचन भी अपनी आराधना से महामहोपाध्याय बन जाता है। यहाँ के ज्ञान का नेतृत्व मिलने पर तो व्यक्ति विश्व फलक पर स्थापित हो सकता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, अनियत कालः प्रवृत्तयो विप्लवन्ते। सही समय पर अगर कोई कार्य पूरा नहीं किया गया तो फिर इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते हैं। 22 अगस्त सन 1935 भारतीय संस्कृति ज्ञान संपदा की समृद्धि के इतिहास के स्वर्णिम सोपान के रूप में याद किया जाने वाला दिन है। इसी दिन शास्त्र और कविता की अपूर्व संगम स्थली मध्य प्रदेश की धरती पर ज्योतिर्विद पंडित नर्मदा प्रसाद द्विवेदी जी के घर उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई की कोख से एक बालक का जन्म हुआ।
पिता नर्मदा प्रसाद ने, जिसका नाम रखा रेवा प्रसाद। यथा नामः तथा गुणः चरितार्थ होता है इस बालक में। अपने तीव्र प्रवाह के कारण ही नर्मदा को रेवा कहा जाता है। गिर गिर कर आगे बढ़ना अर्थ है रेवा शब्द का, और भगवती का वही प्रवाह इस बालक में अविरल तीव्र ज्ञान प्रवाह बनकर कालांतर में प्रस्फुटित हुआ। हमारे पिताजी जो थे वो संस्कृत के थे, और जब वो मृत्यु शैया पर थे तब हम अपनी बुआ के घर सोमलवाड़े में पीछे गए तो एक संदूक पड़ी हुई थी, कचरा था उसमें, पर एक पुस्तक थी। हम उसको उठा के ले आए और पिताजी को दिखलाई तो कहा तू इसे पढ़, ये विष्णु सहस्त्रनाम है। उन्होंने उसी बिस्तर पर लेटे लेटे हमको विष्णु सहस्त्रनाम की दीक्षा दी। तो हमने लिखा है कि हमारे आदि गुरु संस्कृत के हमारे पिताजी हैं, और लिखना हमको सिखाया हमारी माताजी ने। अतः आद्यं गुरुम पितरमेव पुरा नतोस्मि, ये श्लोक है हमारा। आद्यांच लेख जननीम जननीम मयि स्वाम। बचपन से उनके मन में अपने ज्योतिर्विद पिता के शब्द प्रायः गूंजते रहते थे। संस्कृत पढ़ना है तो उत्तर दिशा में काशी जाना, काशी जाना, काशी जाना, तरक्की करोगे, तरक्की करोगे, तरक्की करोगे। एक दिन सन 1950 में वाराणसी संस्कृत बोर्ड की संपूर्ण मध्यमा की परीक्षा देकर बालक रेवा प्रसाद ने संस्कृत की विधिवत शिक्षा के लिए काशी की ओर प्रस्थान कर दिया। रेवा प्रसाद जब काशी पहुंचे तब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश था, किंतु परम गुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तत्कालीन साहित्य विभागाध्यक्ष पंडित महादेव शास्त्री को उनके शिष्य रेवा प्रसाद के विषय में पहले ही बता चुके थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिरला जी द्वारा बनवाए गए भव्य संस्कृत महाविद्यालय में नियमित छात्र रहते हुए 1953 में शास्त्रीय परीक्षा और उसके बाद 1959 में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की स्नातकोत्तर परीक्षा शास्त्राचार्य प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान तथा सुवर्ण पदक के साथ रेवा प्रसाद ने उत्तीर्ण की। महर्षि कल्प विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के साथ संपर्क हुआ और उसी समय रेवा प्रसाद ने कालिदास शब्दानुक्रम कोश बनाना आरंभ कर दिया। नई नई उमंगों के साथ प्रथमा, संपूर्ण मध्यमा, शास्त्री, आचार्य और एमए सभी उपाधियों को वर्ष 1950 से 1959 तक अर्जित कर अपनी शिक्षा पूरी कर कालिदास साहित्य के दुरूह संपादन कार्य में रेवा प्रसाद रम गए। महाकवि कालिदास की महान कृति रघुवंश पर हेमाद्रि की रघुवंश दर्पण नामक दुर्लभ अप्रकाशित टीका का पांडु ग्रंथों के आधार पर संपादन करने पर वर्ष 1963 में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की पीएचडी उपाधि आपको प्राप्त हुई। अद्भुत संयोग ही माना जाएगा कि आप इस विश्वविद्यालय के प्रथम उपाधि धारक हैं। उपाधि थी पीएचडी, शोध प्रबंध था संस्कृत भाषा में भट्ट हेमाद्रेः रघुवंश दर्पणः।
जनवरी 1970 में साहित्य सेवा तथा योग्यता के आधार पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय में साहित्य विभाग के रीडर और विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त आपको वर्ष 1977 में प्रोफेसर बनने का मौका मिला। फिर वहीं प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय के 6 वर्ष तक संकाय प्रमुख और 17 वर्ष तक साहित्य विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहते हुए 1990 में आप सेवानिवृत्त हुए। लगभग ये 1980 की बात है जबकि आप कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनाए गए थे और तब विश्वविद्यालय में या उस समय देश भर के विश्वविद्यालयों में एक अराजकता का दौर चल रहा था। आप जानते हैं उस समय काफ़ी लोग आंदोलित थे। वैसे समय में इन्होंने विश्वविद्यालय के संचालन में बड़े दृढ़तापूर्वक योगदान किया। 1990 से 1992 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्मानित फेलो के रूप में नियुक्ति प्राप्त की और 1992 से 1995 तक पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर आप विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। संप्रति 1993 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आपको सम्मानित आचार्य एमेरिटस फेलो के रूप में आजीवन संबद्ध कर रखा है। स्वयं समारुह्य गजं गणेषु बलाज्जयन्ति प्रबलान् विपक्षान् सदा। अपने पूर्वजों की स्मृतियों में बसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से इसी दौरान 1974 में प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी को विद्या वारिधि यानी डॉक्टर ऑफ लेटर्स यानी डी.लिट की उपाधि आपके प्रकाशित ग्रंथ अलंकार सर्वस्व पर मिली। प्राइवेटली एमए में भी बैठे और पीएचडी भी प्राइवेटली की उन्होंने। इसके बाद फिर वो संस्कृत महाविद्यालय में लेक्चरर वगैरह हुए, फिर उसके बाद रीडर हुए वहाँ बीएचयू में और डीन से रिटायर हुए। और किताबें लिखने का तो आप समझिए कि शुरू तो है पर अंत कहीं नहीं है। महाकवि कालिदास के गहन संस्कृत ज्ञान कोश ज्ञान सागर में डूबे रहने के चलते ही नर्मदा पुत्र प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन ने 1984 में ही कालिदास संस्थान नामक संस्था की स्थापना की। नृपस्यापि सम्राजोपि अव्याहतत्वम आवश्यकम। यह एक स्वयंसेवी संस्थान है। आप इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, जहां संस्कृत साहित्य शास्त्र तथा कालिदास वाङ्मय की ज्ञान धारा नित्य बहती रहती है। पिताजी के देहांत के बाद मेरे पास आए, एक कालिदास की मैं ग्रंथावली बनाना चाहता हूँ जो इंडिया में किसी ने बनाई नहीं है। तो मैंने कहा सहयोग चालू रहेगा, फाउंडेशन पिताजी के नाम का फाउंडेशन है, पूरा आपको सपोर्ट करेगा। वो जो काम कर रहे हैं वो इतना महान है कि वो तो सरकारी लेवल पे होना चाहिए, केंद्र सरकार लेवल पे। मेरिट पर इनके अब मुझे लगता है उनके लेवल का कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कहीं भी आदमी होगा जो इतना काम करता होगा। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने 20 वर्षों के परिश्रम के अनंतर कालिदास ग्रंथावली के रूप में कालिदास की 7 कृतियों का संपादन कर एक अद्भुत संस्करण तैयार किया। इनके द्वारा संपादित कालिदास ग्रंथावली के 3 संस्करण संपादित मूल के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो चुके हैं। छात्रावस्था में जिस कालिदास कोश के निर्माण का आपने संकल्प लिया था, वो कालिदास शब्दानुक्रम कोश भी अब कालिदास साहित्य के संपादित मूल के साथ तैयार किया आचार्य द्विवेदी के निर्देशन में उनके छोटे पुत्र प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी ने। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी काशी के पर्याय हो गए हैं। उन्होंने 1976 में कालिदास की संपूर्ण रचनावली तैयार की। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी कला केंद्र भी
कोशिश करेगा कि उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानें, उनका सम्मान करें। कालिदास साहित्य के संपादन यज्ञ में सम्मिलित रहते हुए आपने अब तक का सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभवम 81 सर्ग का लिखा। उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने 6 सर्ग और जोड़ दिए हैं और वो 75 से वो 81 सर्ग का एक महाकाव्य बन गया है। तो मैंने परिहास में कहा था, मैंने कहा कि अब शतक आप पूरा करेंगे ही, जब 81 तक आप पहुंच गए तो अब 19 सर्ग रह गए हैं, 19 सर्ग भी आप पूरे कर देंगे तो एक 100 सर्गों का एक महाकाव्य आपका हो जाएगा और ये संस्कृत वाङ्मय को एक अमूल्य देन होगी। आपने शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक रोमियो जूलियट का संस्कृत रूपांतर यूथिका के रूप में प्रकाशित किया है। वर्ष 2002 में आपका तीसरा महाकाव्य कुमार विजय महाकाव्यम प्रकाशित हुआ। जब उन्होंने काव्यालंकार कारिका वर्ष 1977 में प्रथम बार प्रकाशित की तो उसका स्वयं अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। अलम ब्रह्म साहित्य शास्त्र का महावाक्य सिद्ध हो चुका है। पुराने काशी के पंडितों की जो परंपरा रही है, अंतिम पंडित काशी का अगर कोई है तो रेवा प्रसाद द्विवेदी है, जो जन्मना काशी के नहीं हैं। ये वो पंडित हैं जो बाहर से आकर के काशी वालों के अहंकार का दमन करते हुए वो अब भी डटे हुए अपनी समझ पर, पहचान पर, रस का सारे गुणगान करने वाले हुए, लेकिन रेवा प्रसाद द्विवेदी आज भी अलंकार को अलम मानते हैं, इत्यलम के रूप डटे हुए अपने मत पर, छोड़ा नहीं उन्होंने। शब्द ज्ञानानुपाति चमत्कारकारी वस्तु शून्यो विकल्पः काव्यम। ओम इत्येव ओंकारः यथा अहम इत्येव अहंकारः यथा तथैव अयम इत्येव अलंकारः। लक्ष्मीं तनोतु नितरानपेक्षो मंगृद्वयं निगमशाखिशिखाफलम्। जब आप महाराजा भोज के साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश के उद्धार में संलग्न थे, तब आपका साहित्य शास्त्रीय चिंतन भोज के चिंतन से जुड़ जारी रहा। महाराजा भोज के विश्वकोशात्मक साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश को पहली बार विधिवत संपादित कर 2 भागों में प्रकाशित करने का श्रेय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी को जाता है। भारत के समस्त काव्यशास्त्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। उस श्रृंगार प्रकाश का उन्होंने संपादन किया और उसे प्रकाशित 2 खंडों में करवाया। ये एक प्रकार से भारतीय जो शास्त्रीय परंपरा है, उस शास्त्रीय परंपरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वर्णिम वर्षों की संस्कृत साहित्य साधना की ज्ञान सलीला अमृतस्पुत्रः अभिनव कालिदास, नर्मदा पुत्र आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने अनगिनत काव्य ग्रंथों ज्ञानकोश की रचना कर डाली है और संस्कृत भाषा साहित्य को समर्पित नित्य नए काव्यांकुर मंजरी से जनमानस को सुवासित करते आ रहे हैं। न जाने कितने सृजनों की आवृत्तियां हैं इनके नाम से प्रतिष्ठित। सभी ग्रंथ एक से बढ़कर एक ज्ञानकोश के भंडार हैं, संस्कृत साहित्य के लालित्य का बोध कराने वाले।
524 पद्यों में विरचित नवीनतम उनकी कृति नमो निर्वाचनम मोदी विजय पंचशती काव्यम में उनकी काव्यधारा नई दिशा के साथ बह उठी है। मोदी विजयवाणीयम सनातन कवेर भवेत चक्षुषांच विकोशाय विकासाय च धीमताम। हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बने आप, आपको शक्ति प्राप्त है। वो शक्ति क्या है? आपका सिग्नेचर। तो जो प्रभुत्व जो आपको प्राप्त हुआ उसका आपने सदुपयोग किया, धर्म में उपयोग किया, परंतु जो निस्व होता है वही सम्राट होता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। कोई अक्षर ऐसा नहीं होता है जिसको मंत्र में जगह पाने का पोटेंशियल ना हो। कोई ऐसा मूल नहीं होता है जिसकी औषध में जगह पाने का पोटेंशियल ना हो। कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ कर करके समाज और देश को दे सके। जरूरत होती है योजक तत्र दुर्लभ, योजक की जरूरत होती है। आचार्य द्विवेदी को वर्ष 1978 में उनकी अभूतपूर्व साहित्य सेवा के लिए संस्कृत क्षेत्र का सर्वोच्च शासकीय सम्मान राष्ट्रपति सम्मान महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के करकमलों से प्राप्त हुआ। आप इस सम्मान को प्राप्त करने वाले देश के सबसे युवा संस्कृत विद्वान हैं, क्योंकि उस समय आपकी आयु 46 वर्ष ही रही। वर्ष 1991 में भारत शासन के साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान कर आपको सम्मानित किया गया। आपको वर्ष 1991 में तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय ने सबसे पहले महामहोपाध्याय की मानद उपाधि से अलंकृत किया। फिर वर्ष 2003 में प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन ने और वर्ष 2009 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने आपको तीसरी बार महामहोपाध्याय की उपाधि के अलंकार से सुशोभित किया। कलकत्ता से कल्पवल्ली पुरस्कार वर्ष 1993 में, के बिरला फाउंडेशन के वाचस्पति पुरस्कार वर्ष 1997 में तथा प्रधानमंत्री निवास स्थित पंचवटी में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों श्री रामकृष्ण जयदयाल डालमिया न्यास के प्रतिष्ठित श्री वाणी अलंकरण से वर्ष 1999 में आपको सम्मानित किया गया। वाल्मीकि पुरस्कार वर्ष 2004 तथा विश्व भारती पुरस्कार वर्ष 2005 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के इन सर्वोच्च पुरस्कारों से आप अलंकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2014 में आपको साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों के हिंदी अनुवाद के माध्यम से हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए सौहार्द सम्मान से अलंकृत किया। और 2017 में मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित कबीर सम्मान महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के करकमलों से प्राप्त हुआ। नर्मदा पुत्र रेवा प्रसाद द्विवेदी आज अपनी ज्ञान धारा को प्रवाहित करते हुए काशी में ही रम गए। 9वें दशक में उम्र के प्रवेश के बावजूद न उनकी लेखनी थमी है, न ही सृजनशीलता का
भाव थमा। नर्मदा मैया की तीव्र धारा के मध्य काशी के शास्त्रीय वैभव और चारित्रिक उत्कर्ष को आप उनके साथ विचरण करते हुए प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ